कर्नल साहब, मैं आपसे पहले ये जानना चाह रहा हूं, आज ये जो नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया है, क्या ये सच है? क्या आपको इस पर यकीन है? नेतन्याहू कह रहे हैं इंडिया में हमें क्रेजी लव मिलता है, दुनिया भर में हमें डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश हो रही है। क्या वाकई इंडिया में इजराइल और नेतन्याहू इतने पॉपुलर हैं, और अगर हैं तो उसकी वजह क्या है कर्नल साहब? देखिए, पहला एक्चुअली ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जनरल साहब ने कई सारे सवाल उठाए, मैं सोच रहा था मैं उसके विषय में बात करूँगी। पहला सवाल आपने पूछा नेतन्याहू के बारे में। मैं पूरे हिंदुस्तानियों के लिए तो नहीं बोल सकता, लेकिन डेफिनेटली हिंदुस्तान में इजराइल के प्रति सिंपैथी है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं और जो इधर OIC के मेंबर है, जिसमें पाकिस्तान है, ईरान है, सऊदी अरेबिया, जितने भी हैं, इनमें से किसी ने भी हमारा सपोर्ट नहीं किया पिछले 35 साल में जो हमारा हाल किया पाकिस्तान ने यहाँ पर मिलिटेंट्स भेजकर। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये भी है कि करगिल के टाइम में जब हमारे पास फोर्स एम्युनिशन ख़त्म हो गया था, तो इजराइल अकेला देश था जिन्होंने हमारी मदद करी। और तीसरी बात यह भी मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता नहीं होगा, कि कश्मीर में जब इंसर्जेंसी शुरू हुई तो उसमें ईरान का भी हाथ है। हालांकि हम इसको बड़ा चढ़ाकर नहीं प्रेजेंट कर सकते क्योंकि हमारी सिविलाइजेशनल दोस्ती है ईरान के साथ, लेकिन खमैनी साहब जो थे, जिनकी मृत्यु हो गई, जिनको असैसिनेट कर दिया गया, वो भी कश्मीर आए हुए थे 89 में इंसर्जेंसी शुरू होने से पहले, और उसके पास काफ़ी इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने क्या वहाँ पर कार्रवाई करी थी मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि अपराइजिंग को शुरू करने के लिए। इसका कोई एविडेंस है? है, उनका फोटो है, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, अभी आया है, घूम रहा है। कश्मीर गए होंगे, वो हो सकता है। नो 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 नो, उन्होंने इंसर्जेंसी को बढ़ाया। ये सब इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है, दुनिया को मालूम है ये। आप सुनिए इस बात को। अब इसको निकाला नहीं जा रहा, वो अलग बात है, क्योंकि पूरे हम इस्लामिक राष्ट्र को, उनके स्टेटमेंट्स तो हैं, हाँ, वो तो पब्लिकली है। नहीं, हम आपको बता देंगे, आपको रेफरेंस दे देंगे इस चीज़ का। तो डेफिनेटली एक तो वजह ये है कि इस वजह से इजराइल की मान्यता इंडिया में काफ़ी सारी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो कितनी ज़्यादा है या कम है, क्योंकि राष्ट्र इतना बड़ा है, 1.4 बिलियन पीपल है, तो इजराइल के लिए अगर 20 मिलियन पीपल भी उसको लाइक करते हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाकी देश को टोटल पॉपुलेशन ही इससे कम होगी। तो एक तो ये वजह है। दूसरी, अब जो वॉर के बारे में बातचीत हो रही है, देखिए, जंग का एक नियम है, उसूल है, दैट इज़ सरप्राइज एंड डिसेप्शन। मैंने इतना सारा, हम हर हफ्ते यहाँ आकर बातचीत करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, दुनिया भर के जो विशेषज्ञ उनकी बातें सुनते हैं। मुझे लगता है कि ये डिसेप्शन थ्रू डिप्लोमेसी चल रहा है। डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया जा रहा है डिसेप्शन और सरप्राइज के लिए। हम कह रहे हैं कि वहाँ पर जंगबंदी है। कौन सी जंगबंदी है? मुझे तो नहीं लग रहा है। बंदर अब्बास पर अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने वापस हमला किया, स्टेट ऑफ होर्मुज भी पीसफुल नहीं है, इजराइल और बेरूत के बीच में, हिजबुल्लाह के बीच में जंग चल रहा है, बल्कि गाज़ा में भी उन्होंने 50% से लेकर वो येलो लाइन आगे बढ़ाकर 67% पर उन्होंने कब्जा कर दिया। और नेतन्याहू ने बोल दिया 70% गाज़ा पर कब्जा कर लो। हाँ, अभी 60, बिकॉज 70%। तो कहाँ जंग बंद हुई है? और क्या ये जो बात की जा रही है, आज मैं साइन करने वाला हूँ और साथ में बम्बार्डमेंट हो रही है, ये एक बेवकूफ़ बनाने की चाल है, ये सरप्राइज गेन करने की चाल है, क्योंकि जैसा सब विशेषज्ञ बोलते हैं, अमेरिका इस हाल में वेस्ट एशिया को नहीं छोड़ सकता। मैंने पहले भी बोला है ये, अगर इस हाल में वेस्ट एशिया को अमेरिका छोड़ेगा या इजराइल छोड़ेगा, या अगले 1 साल 1.5 साल में और जंग शुरू हो जाएगी, और उसको फिर कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कुछ मुद्दे हैं जिस पे अमेरिका और इजराइल कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। अमेरिका और इजराइल कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि उनके एक भी मुद्दा उन्होंने अभी तक ऑब्टेन नहीं किया, ऑब्जेक्टिव जो था उनका, एक भी मुद्दा उनका प्राप्त नहीं हुआ, तो कैसे वो जंग को इधर रोक सकते हैं? अगर ये जरूर है, देखिए, इसमें हम क्या सोचते हैं भाई, कोरिया से तो अमेरिका 3 साल में निकला, और अफ़गानिस्तान से 19 साल में निकला, 19 साल 10 महीने में निकला, तो ऐसे करके वो वियतनाम से भी 9 साल में निकला। हम ये सोच रहे हैं अमेरिका वहाँ से भाग गया, लेकिन ये बिल्कुल अलग है वेस्ट एशिया से,
क्योंकि वो लिम्ब पर थे। वियतनाम दूर जगह में था, चाइना के साथ वैसे उनकी नहीं बन रही थी, और अमेरिका को तो ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ कम्युनिज्म आ जाएगा, वो दौर खत्म हो गया, और अब वियतनाम और अमेरिका तो आपस में एलाइज हैं, तो वहाँ वो छोड़ सकते थे। यूक्रेन में उनकी ज़रूरत नहीं है जाने की, बिल्कुल लिम्ब पर है। वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान भी, अफगानिस्तान में वो निकल गए। अगर ट्रंप होता उस टाइम तो ऐसे नहीं निकलते, लेकिन अफगानिस्तान अभी भी उनका एक मुद्दा है। आपने सुना होगा उसे बगराम बेस चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ है, ईरान के साथ उसका बॉर्डर चल रहा है। अफगानिस्तान की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी वेस्ट एशिया में, क्योंकि वेस्ट एशिया में तेल है, वेस्ट एशिया में इनके जो एलाइज हैं वो काफ़ी सारे हैं जो डिपेंडेंट है, और वेस्ट एशिया में जो रिकन्फिगरेशन हो रहे हैं, स्ट्रेटजिक रिकन्फिगरेशन हो रही है, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिए 2 खीमे बन रहे हैं वहां पर, मुझे जो लग रहा है, आप पता नहीं ये ठीक है कि नहीं है। एक खीमे में आपको इजराइल, यूएई, इंडिया, अगर आप देखेंगे इस प्रकार से बातचीत हो रही, और दूसरे खीमे में इजिप्ट, टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। तो अगर ये बन रहा है या बनने की अटकनें लगाई जा रही है, तो ये कहां से पीस आ जाएगा? ओके, ऑलराइट। तो मैं मानता हूं कि जनरल मोर, ऑलराइट, जनरल मोर,